Assalamu alaikum ji. Today we are going to start a new ICAP paper that is from December 2021. तो इसको हम स्टार्ट करेंगे 2021 को, दिसंबर 2021। आज पहला लेक्चर है इसका, पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह इसका हम। अगर आपकी जो रिलेटेड क्वेरीज हैं, कुछ भी क्वेरीज आपकी हो, पहले तो आप कोशिश करें कि आप लाइव मैसेज में ज्वाइन करें, ताकि जितने आप जो है क्वेश्चंस करेंगे उतना ही फायदा होगा, आपको ही फायदा होगा, लोगों को ही फायदा होगा। तो रिक्वेस्ट मैं आपसे ही करूँगा कि आप इसको लाइव चैट करें। एनीवे, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी, तमाम रिकॉर्डिंग हम आप जो है उस पर रख रहे हैं यूट्यूब पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि लोग उसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस लेक्चर से जो है वो कुछ बेनिफिट हासिल कर सकें। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ज़्यादा बात नहीं करते। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे इसका पहले। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट क्या है जी? अच्छा, पेपर है जनाब दिसंबर 2021 के टाइम पे, ये इसका पहला लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज, पहली क्लास है इस लेक्चर की। इसकी रिक्वायरमेंट पर रहते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? इसकी रिक्वायरमेंट ये कहता है जनाब, डिस्कस द हाउ द अबव अरेंजमेंट्स should be dealt with ML financial statement for the year ended 31 December 2021। तो आपका इसका ईयर एंड जो है ये दिसंबर 2021 है। दिसंबर 2021 में जो है इसको हम देखेंगे, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन चीजों का क्या इफेक्ट होगा। इसका अगर बी पार्ट देखें तो कहता है कैलकुलेट बेसिक्स एंड डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर्स। आप इसकी बेसिक सैलरी और डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर भी कैलकुलेट कर दें फॉर द ईयर एंडेड 2021। Assume that ML would earn a profit 215 million for the year। तो उसने क्या किया, हमें प्रॉफिट जो है वो दे दिया हुआ है 2021 का 215 मिलियन। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए उसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन हमें दे दिया। तो देखते हैं जनाब, इसकी 1 बाय 1 हम जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट 1 2 3 4 5, और दोनों जो पार्ट है इसके ए और बी हम साथ साथ जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। कहता है ईयर 2021 हैज बीन डिफिकल्ट ईयर फॉर ML ड्यू टू कोविड। इन व्यू टू सर्व लिक्विडिटी इश्यूज ML एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग अरेंजमेंट ड्यूरिंग 2021 को अरेंजमेंट क्या किए। वो कहता है इन जनवरी 2021 तो स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या हुआ, M sold इस प्रोडक्शन प्लांट टू FL फॉर 90 मिलियन। उसने सेल किया, क्या किया उसने, सेल किया 90 मिलियन का एक प्लांट जो है वो सेल किया। इमीडिएटली बिफोर द ट्रांजेक्शन द प्लांट वाज कैरीड एट 50 मिलियन। तो जो कैरिंग वैल्यू है इसकी, कैरिंग अमाउंट जो है इसकी वो 50 मिलियन है उसकी बुक्स में। एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर, और उसकी लाइफ कितनी है, लाइफ जो है उसकी वो 10 ईयर है। At the same time, ML entered into a contract or FL to use the plant for 5 years। उसने कहा कि अब ये लीज करने लगा है, लीज में जा रहा है। लीज में वो कहता है कि मुझे कितने पीरियड के लिए चाहिए, मुझे जो पीरियड चाहिए वो चाहिए 5 से, मुझे 5 साल के लिए इसको यूज करने दो। एन एनुअल पेमेंट और 20 मिलियन, जो रेंटल होगा वो मैं दूंगा 20 मिलियन। एनुअल रेंटल कितना होगा उसका, 20 मिलियन होगा पर एनम। इन एरियर्स फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट इज 80 मिलियन। वो कहता है इस डेट पे जो है इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ, फेयर वैल्यू कितनी है उसकी 80 मिलियन है। ठीक है जी। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इस डिस्काउंट फैक्टर कितना है उसका 10% है। The term and conditions of the transactions are such that the transfer of the plant was ML satisfies the requirement of determine when the performance obligation is satisfied in IFRS 15।
अब ये जो केस है ये किसका केस है, ये सेल एंड लीज बैक का केस है। यहाँ पे हमें सेल एंड लीज बैक को अगर थोड़ा सा हम रिव्यू करें, हमने इस पे हमारा ऑलरेडी लेक्चर जो है रिकॉर्ड हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको क्या देखना होता है सेल लीज बैक में, कि जो आप सेल कर रहा है एलएलसी, वो सेल अंडर IFRS 15 जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। अगर IFRS 15 कहता है कि ये सेल हो गई है, तो तभी जो है आप इस पर IFRS 16 लगाएंगे। तो यहाँ पे उसने इस पैरा में उसने आपको बता दिया है कि IFRS 15 की रिक्वायरमेंट को पूरी हो चुकी है, अब आप इस पे IFRS 16 जो है वो अप्लाई करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पे IFRS 16 को अप्लाई करेंगे इस ट्रांजेक्शन पे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ देखें कि उसकी फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है, उसने कहा है जो फेयर वैल्यू है इसकी वो है 80 मिलियन, जबकि उसने उसको सेल कितने पे किया, सेल उसको किया उसने 90 मिलियन पे। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको 80 मिलियन में सेल करना चाहिए था। एक चीज की वैल्यू 80 मिलियन है तो वो उसको ज्यादा पे क्यों सेल कर रहा है। इट मींस स्टैंडर्ड कहता है कि अगर एक चीज जो 80 मिलियन की है वो अगर 90 मिलियन की पे हो रही है, इट मींस को जो 10 मिलियन है इसके अंदर, वो 10 मिलियन क्या है, वो 10 मिलियन जो है वो लोन है। ये 10 मिलियन क्या है, ये लोन है। इसको हम लोन ट्रीट करेंगे और लोन को हम ट्रीट करेंगे अंडर IFRS 9। तो ये जो 10 मिलियन है इसमें से वो सीधा सीधा जाके IFRS 9 में जाके इसको डील करेंगे, उसका यहाँ से कोई लिंक नहीं होगा। ठीक है, जो लीज लाइबिलिटी जनरेट होगी वो होगी 80 मिलियन। तो ये एक चीज ध्यान में रखिएगा। अब हम इसकी सोल्यूशन करते हैं। बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई सी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो इसका पहला पार्ट है, तो पहले पार्ट में हम एंट्री क्या पास करेंगे, हम ही देखेंगे एंट्री मैंने बना के रखी हुई, हमने कहा जी ROU ऐसे डेबिट हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा। बैंक डेबिट किससे होगा, बैंक डेबिट होगा आपका आपका बैंक जो डेबिट होगा वो जिस अमाउंट जो आपकी सेल प्राइस है। तो सेल प्राइस आपकी कितनी है, सेल आपने की है 90 मिलियन पे। तो अब क्या करेंगे, अब 90 मिलियन पे जो आपने सेल किया है वो आप यहाँ पे सेल की पहली लिख देंगे 90 मिलियन, आपके बैंक में 90 मिलियन आ जाएगा। उसपे आपने कहा जी मैंने हमने कहा 10 मिलियन जो है तो लोन है, उसका ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा IFRS 9। ठीक है जी। उसके बाद हमने कहा कैरिंग अमाउंट कितनी गई, एसेट कितने से क्रेडिट होगा, हमने कहा उसकी वैल्यू कितनी है, हमने 50 मिलियन जो है हमने उसकी कैरिंग वैल्यू ली हुई है कि इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है, 50 मिलियन है। तो अब क्या करें, 50 मिलियन जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल दें। तो ये चीजें आपकी तीन चीजें जो है वो तो आपकी एंट्री जो है वो आपके क्वेश्चन से ही आ गई। ये जो आपकी एंट्री थी, इस एंट्री के अंदर तीन चीजें जो है हमने ऑलरेडी जो है वो अपनी क्वेश्चन से ले ली है। अब हम क्या करेंगे, अब जो पहली चीज कैलकुलेट करेंगे वो पहली चीज हम ये कैलकुलेट करेंगे कि भाई लीज लाइबिलिटी कितनी है। लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, वो कहता है रेंटल टाइप बताए कितने आपके। हमने कहा जो रेंटल है वो कितने है, वो 20 मिलियन है। ठीक है जी। तो 20 मिलियन का 12 रेंटल है। हम कहेंगे 20 मिलियन है, अब ये इसका डिस्काउंट फैक्टर कितना है, 10% है। तो 10% का हम एन्युटी फैक्टर लेंगे 10% का, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। तो लीज जो पेमेंट हमने करनी है, टोटल मिलियन 20 मिलियन हमने करनी है 5 साल तक, 8 साल हम 20 मिलियन पे करेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 को विद डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 10%। अब चूंकि ये इंस्टॉलमेंट सेम जा रही है 20 तो हम उसका एन्युटी फैक्टर ले लेंगे। अगर ये सेम ना होती, पहले साल 10 मिलियन, दूसरे साल 12 मिलियन, 15 मिलियन ऐसे होता, तो फिर हम 10% का डिस्काउंट फैक्टर जो है वो 5 डिस्काउंट ईयरली डिस्काउंट फैक्टर लेके उसको हर फिगर से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब सेम फिगर जारी होती है हर साल, तो फिर हम एन्युटी फैक्टर ले लेते हैं और उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 75.82। अभी 75.82 में ऑलरेडी जो है 10 मिलियन हमने कहा ये तो लोन है, तो जो बाकी आपका है 65.82 वो आपका लीज लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब आप बात करते हैं ऊपर RU कैसे, RU कैलकुलेट करने का फॉर्मूला स्टैंडर्ड दिया हुआ, स्टैंडर्ड कहता है RU कैसे निकलेगा कि जो लीज लायबिलिटी आपने कैलकुलेट की है, जो हमने लीज लायबिलिटी कैलकुलेट की है 65.82, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कैरिंग अमाउंट से और डिवाइड करते हैं इसको फेयर वैल्यू से। तो आपका
ROU एसेट्स निकल आएगा, जो निकलेगा 41.14। अब आप एंट्री को बैलेंस करें और बैलेंसिंग फिगर जो है आप P&L में डाल दें और एंट्री बैलेंस हो जाएगी और आपका P&L में आ जाएगा 5.32। ये आपकी एंट्री पूरी हो गई। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपकी लीज लाइबिलिटीज है, लीज लाइबिलिटी को आप एक्सटेंड कर लें। आपने जनाब पहले साल किया है, आपका 21 है, 2021 जब कैलकुलेट होगा आपकी ओपनिंग बैलेंस कितना है, 75.82 है। आप पेमेंट कितनी कर रहे हैं, आप 20 मिलियन की पेमेंट कर रहे हैं हर साल। ठीक है जी। इसका आप जो है 10% ले लें, इसका 10% कितना आएगा, 7.582। वो इसमें प्लस करें और इसकी लाइबिलिटी आ जाएगी 63.40, आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटी आएगी। इसी तरह जो आपका एसेट होगा, एसेट जो है आपका 2021 आपका ईयर आएगा और आपका एसेट टोटल आपने कैलकुलेट किया हुआ है 41.14। ये 5 साल का है, इसको डिवाइड बाय 5 करें, इसको 5 डिवाइड बाय 5 करेंगे, इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 8.23। तो हर साल यही डेप्रिसिएशन आएगी और इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 32.91। ठीक है जी। तो ये आपका पहला जो पोर्शन था वो बिल्कुल सिंपल पोर्शन था जो हमारा कंप्लीट हो गया है। ये सेल एंड लीज बैक से जो था आया था और इसमें वर्किंग थी हमने सारी इसकी देखी। राइट जी। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। दूसरा पॉइंट हमें कहता है जनाब, कहता है ऑन 1 जनवरी 2021, अब ये भी साल के स्टार्ट में ही है। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये जो हमने पॉइंट अभी अभी हमने क्वेश्चन किया, ये वाला सॉल्व किया, क्या इस पे कोई चीज हमने से बी पार्ट भी करना ना, हमने ईपीएस निकालनी है और डीईपीएस निकालनी है, डिडक्टेड अर्निंग पर शेयर निकालनी है और अर्निंग पर शेयर निकालनी है। तो क्या इस क्वेश्चन के अंदर कोई चीज आपकी ऐसी है जो ईपीएस या डीईपीएस को इफेक्ट कर रही है? तो हमने कहा नहीं, हम देखें इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इन दोनों को इफेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे इसका बी पार्ट में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है जी। तो बी पार्ट भी हम साथ साथ ही करेंगे इसका। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 पे जनाब कहता है ऑन 1 जनवरी ML इशूड 1.5 मिलियन टीएफसी। वो टीएफसी इशू कर रहा है। एक टीएफसी जो है वो 100 रुपीज का है, तो टोटल उसको 1.5 मिलियन जो है वो 150 मिलियन जो है उसको मिलेगा। ठीक हो गया जी। तो हमने कहा उसने टीएफसी इशू किया। टीएफसी क्या है, आपका लोन है जिससे उसको 150 मिलियन मिला, कैश मिला। आगे वो बात आपसे करता है, कहता है ईच टीएफसी इज कन्वर्टेड इनटू 31 दिसंबर 2025। 2025 में जो है ये टीएफसी कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 2 ऑर्डिनरी शेयर में। जिसके पास एक टीएफसी होगा उसको हम दो दो जब से 1.5 मिलियन है तो हम उसको जब मल्टीप्लाई 2 करके उसको शेयर इशू करेंगे। एज द पावरली ऑफ 10, इसकी पावर 10 होगी। इंटरेस्ट पेबल 8%। जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट की बात कर रहा है, इंटरेस्ट जो हम पे करेंगे वो करेंगे 8% से। each year on the date of issue market interest rate of that without conversion options was 8%। लेकिन जो मार्केट है जो आपका डिस्काउंट फैक्टर एक्चुअली आप यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे 11%। ML एक्सपेक्ट दैट द कन्वर्जन ऑप्शन विल नॉट एक्साइड। अच्छा, यहाँ पे वो कह के गया कि वो हमें चांसेस क्या है कि ये कन्वर्जन नहीं होगी, चांसेस है कि वो कन्वर्जन नहीं करेगा। अब जहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया? ये क्वेश्चन IFRS 9 से आया और इसमें उसने कहा कि ये एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर आप देखना चाहें तो उसको आपको मिलेगा वो IAS 32 में मिलेगा। IAS 32 में जो है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसकी ज्यादा डिटेल में उन्होंने बताया हुआ। तो वहां पे वो बात ये करता है आपसे कि जो आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और वो कन्वर्टेबल है, तो आप क्या करेंगे? स्टैंडर्ड हमें कहता है कि आप इसके अंदर लायबिलिटी पोर्शन जो है कैलकुलेट करें। आज टुडे जनवरी को आज ही काम करेंगे। आज हम क्या करेंगे? आज हम देखेंगे कि आज की डेट में कितनी अमाउंट लायबिलिटी हमारी है और कितनी अमाउंट जो है हमने इक्विटी में चार्ज करनी। अब स्टैंडर्ड में कहता है, देखिए आपको टोटल वैल्यू पता है? हाँ जी, हम टोटल वैल्यू पता है कितनी, ये 150 मिलियन है।
राइट। अब वो कहता है इसमें से लायबिलिटी पोर्शन आप कैलकुलेट कर लें और जो बैलेंस बचेगा वो आपका इक्विटी पोर्शन होगा। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर लायबिलिटी पोर्शन जो है वो कैलकुलेट करेंगे और फिर इसको उसमें से वो माइनस करेंगे, 50 में से बैलेंस जो हमारा इक्विटी में चला जाएगा, इम्यूनिटी पास करके। अभी कैसे करनी है ये जनाब, हम ऐसे करेंगे। यहाँ मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है इसका। यहाँ स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि आप बताएं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट कितना है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल कितना है। तो इंटरेस्ट आपका कितना है, इंटरेस्ट को सीधा हम 8% देंगे आपको। ठीक है जी। 8% किसका देंगे, 150 का। तो मैंने कहा कि 150 हमारे जो टोटल लोन है इसका 8% होगा, वो इंटरेस्ट होगा जो बनेगा आपका 12। तो हर साल मुझे क्या करना है, मुझे हर साल जो है वो ये 8% पे करना है। राइट। तो कितने साल तक पे करना है, 5 साल तक। ये 5 साल का लोन है। तो हम क्या करेंगे, फिर सेम अमाउंट हर साल पे करनी है। तो अब क्या करेंगे, आप एन्युटी फैक्टर ले लेंगे 11% का 5 साल के लिए, जो आपका आएगा 3.696। इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट आ जाएगी, जो आएगी 44.35। अब प्रिंसिपल क्या होगा, एट द एंड ऑफ द 5th ईयर आपको प्रिंसिपल भी पे करना है और उस 5th ईयर का आप जो है डिस्काउंट फैक्टर लेंगे, आप एनुअल फैक्टर लेंगे, क्योंकि आपने प्रिंसिपल को पे करना है 5 साल के एंड में पे करना है। तो एट द एंड ऑफ द 5th ईयर 11% के हिसाब से जो आपका डिस्काउंट फैक्टर है उससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका है 5.593। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 88.95। दोनों को आप जमा कर लें तो ये आपका आ जाएगा 133.30। तो ये आपकी आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। तो आपने जो पे करना है वो आपकी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है 133.30 आ गई। राइट जी। अब 133.0 क्या है, अभी आपका टीएफसी है, आपने इसकी वैल्यू निकाली आज की, आपने कहा प्रेजेंट वैल्यू जो है इसकी ये है। राइट जी। इस पे एक्सपेंस कितना है, इस पे जो एक्सपेंस आएगा वो 11% के हिसाब से आएगा। आप इस 133.30 का 11% लेंगे तो वो आपका एक्सपेंस आ जाएगा 14.66 आएगा 11%। और जो आपने इंटरेस्ट पे करना है वो हमें पता है कितना पे करना है, वो हमने 12 पे करना है। ठीक है जी। वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है कि हर साल हम कितना पे करेंगे, 12 पे करेंगे। तो 133.30 में आप 14.66 ऐड करेंगे और 12 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 135.95। 135.97 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब यहाँ से आप एंट्री पास कर सकते हैं इजीली। ठीक है जी। तो एंट्री आप क्या पास करेंगे, आपने कहा जनाब हमने जो लाइबिलिटी पे करनी है, लीज लाइबिलिटी जो है हमारी है 133.30 निकली आपकी। तो यहाँ पे लाइबिलिटी जो है आपकी 133.30 आ जाएगी। और आपने टोटल पैसे कितने लिए हैं, आपने 150 मिलियन लिया है अपने टीएफसी इशू करके। तो इसमें जो डिफरेंस आएगा वो आपका इक्विटी में चला जाएगा। अब एट द एंड ऑफ द 5th ईयर हमने कहा हमें चांसेस क्या है कि वो कन्वर्ट नहीं होगा। जब वो कन्वर्ट नहीं होगा तो ये इक्विटी वाला पोर्शन है, इसको दोबारा जो है वो क्रेडिट जो किया था उसको डेबिट कर देंगे और इसको क्रेडिट उसको देंगे, आप इसको उठा के रिटेन अर्निंग पे ले जाएंगे, ये पीएनएल में नहीं जाएगा। तो ये एंट्री जो है 5th ईयर की एंट्री मैंने आपको बता दी है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट आइडिया के लिए बता दिया कि आफ्टर एट द एंड ऑफ 5th ईयर क्या होगा, जब ये कन्वर्जन नहीं होगी तो ये जो हमारा बैलेंस है ये कन्वर्ट हो जाएगा रिटेन अर्निंग में। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा, बस ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे देखें कि इसमें हमारा ईपीएस या डीपीएस में क्या फर्क पड़ेगा। अब क्या होगा, चांसेस है, देखिए कंफर्म नहीं है ना, ये हो सकता है कि वो कन्वर्ट कर ले। अगर वो कन्वर्ट कर लेगा तो क्या होगा, तो जो वो कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा, 2025 में क्या होगा, वो कहेगा 150 1.5 मिलियन है, 1.5 मिलियन इंटू 2 और शेयर, तो ये आपका जो है वो 3 मिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको 3 मिलियन शेयर आपको इशू करना पड़ेगा 2025 में। तो अब क्या करेंगे, अब आप जो डीपीएस है, डिडक्टेड अर्निंग,
पर शेयर, वहां पे अब इसको, इस नंबर को आप यूज करेंगे। अर्निंग पर शेयर में यूज नहीं करेंगे इसको, आप डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में इसको यूज करेंगे। एक चीज, तो एक चीज हमें ये पता लगी कि हमने अर्निंग पर शेयर जो है डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में कैलकुलेट करेंगे, वहां पे अर्निंग पर शेयर में जो है हम डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में हम नंबर ऑफ शेयर जो 3 मिलियन ऐड करेंगे। जब अब ये नंबर ऑफ शेयर जब कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हमें इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। हम यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, ये तो ये इंटरेस्ट हम पे नहीं करेंगे अब, ठीक है ना जी। सॉरी। अच्छा जी, अब हम दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज हमारा इफेक्ट यहाँ पे आएगा। तो ये दो इफेक्ट जो है हमारे जो है वो ड्यूटी अर्निंग पर शेयर में जाएंगे। अर्निंग पर शेयर में इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये एडजस्टमेंट बारी एडजस्टमेंट नंबर 2 है। एडजस्टमेंट नंबर 2 का इफेक्ट जो है हमारा, वो कहाँ कहाँ पड़ रहा है, वो पड़ रहा है डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में, जहां पे हम प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे 14.66 से, और नंबर ऑफ शेयर को इंक्रीज करेंगे हम 3 मिलियन। ठीक है जी। तो वो अगर हमने यहाँ पे वर्किंग बनाई होगी, ये, तो यहाँ पे हम इसको ऐड करते थे साथ साथ, हमने अभी लिखा हुआ भी है। एडजस्ट नंबर 2 में हमने क्या किया, एडजस्टमेंट नंबर हम 2 कर रहे हैं एज पर 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 जो है यहाँ पे शेयर ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी। और इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट में हम क्या करेंगे, एडजस्ट नंबर 2 में जाके हमने जो है इंटरेस्ट हमें सेव होगा, वो हमारा सेव कितना होगा, 14.66। तो ये दो चीजें जो है हम डिल्यूटेड पर शेयर में प्रॉफिट पेड कर लेंगे, और इसका इफेक्ट हम एडजस्ट नंबर 2 से ले लेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा जो था वो सेकंड जो थी हमारी चीज, वो भी सॉल्व हो गई है। इसमें हमने इसकी क्वेश्चन कर ली है, हमने इसका बी पार्ट भी देख लिया और ए पार्ट भी देख लिया। अब हम चलते हैं जनाब अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरी एडजस्टमेंट हमारी क्या कहती है, तीसरी एडजस्टमेंट हमें कहती है जनाब, कहता ऑन अप्रैल। अब ये जो है ये कहानी कब बन रही है, ये कहानी बन रही है अप्रैल में, यानी कि 3 महीने बाद, जनवरी फरवरी मार्च चला गया। अब चौथे महीने से काम शुरू हो रहा है। क्या काम शुरू हो रहा है, जिन्हें इशू 2 मिलियन बॉन्ड्स, उसने बॉन्ड इशू कर दिए। पहले ऊपर टीएफसी इशू किए थे इसने, लेकिन यहाँ बॉन्ड इशू कर दिए रुपीज 100 मिलियन 200 मिलियन। उसको कितना पैसा मिला, उसको मिला 200 मिलियन। तो उसने लोन इशू किया, ये जो लोन था इससे इसको कितना मिला, इसको 200 मिलियन मिला। मैंडेटरी कन्वर्टेबल, कहते हैं ये मैंडेटरी कन्वर्टेबल, ये तो लाजमी कन्वर्ट हो जाएंगे कब, 2024 में। पिछले वाले जो थे वो ऑप्शनल थे, लेकिन ये मैंडेटरी है। 3 ऑर्डिनरी शेयर्स, 3 शेयर्स में जो है ये कन्वर्ट होगा। हैविंग प्रोबेबिलिटी 10, इंटरेस्ट पेएबल जो है, इंटरेस्ट आप जो पे करेंगे, इंटरेस्ट पे कितना करेंगे आप, वो कहता आप 5% पे करेंगे। और ऑन द डेट ऑफ इशू द मार्केट इंटरेस्ट रेट, वो कहता डिस्काउंट फैक्टर जो आपका आज है वो 11% है। ठीक है जी। तो ये दो इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर दी हुई है। अब यहाँ पे चीज आप देखें कि यहाँ पे तो उसने कह दिया आपको कि जनाब मैंडेटरी कन्वर्ट होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये पूरा इक्विटी का केस है 100%। तो यहाँ पे हमें वो जो पिछली बार हमने वर्किंग की थी, हमने लीज लायबिलिटी निकाला, ये सारा कुछ किया, वो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। ये तो सारा का सारा इक्विटी पे चला जाना है। ठीक है जी। तो हम सीधी एंट्री पास करेंगे, हम 2 बिलियन मिला है, 2 बिलियन से आप कैश को डेबिट करेंगे और इक्विटी को क्रेडिट कर देंगे। और जो डिविडेंड आप पे करेंगे 5%, सॉरी इंटरेस्ट जो पे करेंगे, ये आपका डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक को आप सीधा डेबिट करें 200 से, और इक्विटी को आप क्रेडिट कर दें कैपिटल में, कैपिटल आपका इंक्रीज हो जाएगा। और आप जो 5% पे करेंगे इसको, वो 5% जो आप पे करेंगे, 200 का 5% पे करेंगे आप इसको, ये आपका बनेगा आपका 10। तो ये आपका 10 जो है आपका डिविडेंड पे हो जाएगा। 1 मिनट का।
ठीक है जी। अब यहाँ पे बी पार्ट देख लेते हैं इसका। बी पार्ट में क्या होगा, आपका अर्निंग पर शेयर जाएगा, अर्निंग पर शेयर और डीपीएस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हुए आपके, ये अर्निंग पर शेयर में जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर आपका कितने इंक्रीज हुए इसके यहाँ पे, तो आपने कहा जनाब हमने 2 मिलियन का इशू किया, और 2 मिलियन के जो इशू किए हैं आपने, ये 2021 की बात कर रहे हैं, 2021 आज की बात कर रहे हैं। आज क्या हुआ, 2021 में क्या हुआ, हमने 2 मिलियन बॉन्ड इशू किए, जो बाद में कन्वर्ट होंगे, किसमें कन्वर्ट होंगे, 3 ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट होंगे। ठीक हो गया जी। तो ये हमने इशू करना है बाद में, और क्योंकि अब ये वेटेड एवरेज है, 3 महीने गुजर चुके हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, इस पर वेटेड एवरेज फैक्टर लगाएंगे 9/12, 9 महीने के लिए इस्तेमाल होगा, तो ये नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएंगे आपके 4.5। ये जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये आपका अर्निंग पर शेयर में यूज होंगे, और ये शेयर आपको डिलूटेड अर्निंग पर शेयर में भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी। और डिविडेंड से, ये आपका डिविडेंड दिया है, तो डिविडेंड का जो है वो आपका प्रॉफिट के बाद ही होता है ये। ठीक है जी, तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया, तो इसको हम जो है वो उसमें ऐड कर लेते हैं, जो हमने वर्किंग बनाई जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 3 में हम क्या करेंगे, हमने कहा जनाब इतने शेयर जो है इशू होंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक हो गया जी। तो अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर का भी इफेक्ट इसमें आ गया। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 पे। एडजस्टमेंट नंबर 4 हमारी आखिरी एडजस्टमेंट जो है उसकी बात कर लेते हैं। कहते हैं जुलाई 2021, तो 6 महीने बाद क्या हुआ, ML issued 4 million cumulative preference shares for 100 each for 400 million। यहाँ पे इसने फिर जनाब इशू कर दिया 400 रुपए का, इसने जो है वो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है। अब इसने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है जी, कितने के, 400 मिलियन के इसने प्रेफरेंस शेयर अब जाके इशू कर दिए। ओके, each preference shares is entitled to a cumulative dividend at 10% per annum and has similar voting rights to the ordinary shareholder. These shares are only redeemable at the option of ML। तो इनको कहता है ये जो आपने इशू किए हैं, इनके राइट्स वही हैं जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के। ठीक है जी। और इनको हमने क्या देना है, इनको हमने 10% जो है वो डिविडेंड इशू करना है, 10% हमने इसको डिविडेंड देना है। चलो जी, इसकी भी एंट्री पास कर लेते हैं हम। कैसे एंट्री पास होगी इसकी, देखिए बैंक अकाउंट, बैंक में कितना पैसा आया, बैंक में आपने 200 आया आपका, 200 के इशू किए हैं, और 200 आपका इक्विटी शेयर्स में आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके प्रेफरेंस शेयर जो है, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर जो आपके 200 से आ जाएंगे, राइट। अब इस पे डिविडेंड देना है आपने, डिविडेंड आप कितना देंगे, डिविडेंड आप देंगे 200 का 10%। ठीक है जी, तो वो आपका बन जाएगा 20। सिंपल है जी। अब इसका इफेक्ट किया जाएगा आपका रिटेन अर्निंग पर शेयर, ईपीएस में इसका इफेक्ट किया जाएगा। अब ये देखिए, ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स जो है, तो नंबर ऑफ शेयर्स में जो इसका इसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा आपका। ठीक है जी, नंबर ऑफ शेयर्स में तो इसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि आपने जो अर्निंग पर शेयर होती है वो उसका उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी पर शेयर, और नंबर ऑफ शेयर इशू टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स में इसका तो इफेक्ट नहीं जाएगा। लेकिन जो आपका डिविडेंड है वो आपका प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट नंबर जो 4 है, यहाँ से आप जो डिविडेंड है आपका प्रेफरेंस शेयर का, प्रेफरेंस शेयर पर जो आपने डिविडेंड दिया है, वो डिविडेंड आप यहाँ से माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट कौन सा चाहिए आपको, जो प्रेफरेंस शेयर्स के बाद जो डिविडेंड होगा वो चाहिए। प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ उसने 215। ठीक है जी, क्वेश्चन के जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे 215 उसने प्रॉफिट दिया होता। अब आपका जो है ये सारा आ गया, आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर जो है वो क्वेश्चन में उसने दिए हुए हैं। उसने कहा अभी फॉर द पिंक जो है आपको जो है टाइमिंग जो है वो 25 मिलियन शेयर आपने इशू किए हुए हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब इसका टोटल लगा लें, इसका टोटल क्या जो आपका आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा 195, और इसका टोटल आपका आ जाएगा 209.66। नंबर ऑफ शेयर्स आपके आ जाएंगे 29.50, और यहाँ पे आ जाएगा 32.50।
ठीक है जी, यहाँ से आप इसकी अर्निंग पर शेयर जो है आप कैलकुलेट कर लें। ईपीएस क्या आएगी, ईपीएस इज इक्वल टू 195 डिवाइडेड बाय 29.50, तो ये आपका आ जाएगा 6.61, और रिलेटेड अर्निंग पर शेयर इसकी आप कैलकुलेट करें तो हमने इसकी जो अर्निंग है वो 9.66 डिवाइडेड बाय 32.50 इज इक्वल टू 6.45। ये आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने पूरा सॉल्व कर दिया। राइट जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जनाब, अच्छा ये जो हमने शेयर्स में था, ये 25 मिलियन मनी यहाँ से उठाए, ये इसका प्रॉफिट भी दिया होता है इन्होंने, ओपनिंग 215 मिलियन और 25 मिलियन इसके शेयर्स भी दिए होते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर रिक्वायरमेंट देखें हम, तो वो क्या कहते हैं जनाब, कहता है प्रिपेयर द रेलेवेंट नोट्स ऑन टैक्सेशन एंड डेफर्ड टैक्सेशन liability and assets for inclusion in clear financial statement for the year ended दिसंबर 2020 एज पर द IFRS। तो यहाँ पे हमने वर्किंग कब की लेनी है, दिसंबर 2020 की। वो कहता है आप बताएं कि टैक्सेशन की फिगर कैलकुलेट करें इसकी, एक रिक्वायरमेंट ये है, और डेफर्ड टैक्सेशन की जो है वो इसकी फिगर कैलकुलेट करें, दूसरी रिक्वायरमेंट इसकी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें जरा, अभी क्वेश्चन शुरू करने पहले आपको थोड़ा सा ज़हन में आपकी चीज होनी चाहिए कि ये क्या चीज है, टैक्सेशन क्या है और डेफर्ड टैक्सेशन क्या है। अब ये जो टैक्सेशन है इसको हम कहेंगे कि ये जो एक चीज आपने कहा टैक्सेशन, इसने कहा टैक्सेशन की कैलकुलेट करें, और एक आप डेफर्ड टैक्सेशन जो है उसकी कैलकुलेट करेंगे। अब इसकी क्या चीज देखिए, ये जो टैक्सेशन है ना, इसका मतलब क्या है, ये पीएनओ का इफेक्ट करे, इसमें इसका इफेक्ट क्या है, और डेफर्ड टैक्सेशन का मतलब क्या है कि इसकी बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या है। तो आपने ये देखना है कि आपकी जो टैक्सेशन में पीएनएल में क्या इफेक्ट होने वाला है टैक्स का, और आपकी बैलेंस शीट आइटम पे टैक्स का क्या इफेक्ट होने वाला है, उसको बोलेंगे डेफर्ड टैक्सेशन। तो अब हम ये क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन के अंदर इसने हमें कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है जो पीएनएल से रेलिवेंट है, और कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है जो बैलेंस शीट आइटम से रेलिवेंट है। तो जो इन्फॉर्मेशन पीएनएल से रेलिवेंट होगी उसको हम अलग करके पीएनएल में लेके आएंगे। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें 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 जो है ना वो अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया होगा, ये हमें पीएनएल में क्या दिया होगा, पीएनएल के हमें हमें जो उसने दिया होगा अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया होगा। ठीक है जी, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया होगा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो काम करेंगे। इसके अंदर हम ऐड क्या करेंगे, इसके अंदर वो चीजें ऐड करेंगे जो टैक्स वाले अलाउ करते हैं, वो एक्सपेंस इसमें से माइनस करेंगे जो जो टैक्स वाले अलाउ करेंगे। जिस तरह हम कहते हैं ये टैक्स डेप्रिसिएशन, तो टैक्स डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस होगी। ठीक है जी, और ऐड क्या होगा, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर लेंगे, तो एक प्रॉफिट निकल आएगा, उस प्रॉफिट के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। ठीक है जी, तो पीएनएल आइटम का हमें इफेक्ट क्या कहना है, हमने ये देखना है कि वो कौन से आइटम पीएनएल के अंदर ऐसे हैं जो टैक्स वाले अलाउ नहीं करते। जिस तरह अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स वाला अलाउ नहीं करता, तो मैं क्या करूंगा, उस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को मैं ऐड बैक कर लूंगा। फिर मैं कहूंगा यार इसमें टैक्स डेप्रिसिएशन वो अलाउ करता है, वो तो टैक्स डेप्रिसिएशन होगी, वो हम इससे माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास एक प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। उस प्रॉफिट पे क्या करेंगे, उस प्रॉफिट पे जो करंट टैक्स लगाएंगे, और वो जो है वो आपका करंट टैक्स बनेगा जो आपका अकाउंट में जाएगा। इसी तरह बैलेंस शीट में हम जाएंगे। अब बैलेंस शीट में क्या करेंगे, बैलेंस शीट में देखेंगे कि हमारी बुक में वैल्यू क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें एक कैरिंग अमाउंट आ रही होगी, हम देखेंगे हमारी बुक्स में कैरिंग अमाउंट क्या है। फिर हम देखेंगे उसका टैक्स पेस क्या है, टैक्स पेस का मतलब क्या है कि टैक्स वाली बुक में उसकी अमाउंट क्या है। तो उसका जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को बोलेंगे टेम्परेरी डिफरेंस, जो फ्यूचर में जाकर रिजॉल्व होना है। तो अब अगर वो टेम्परेरी डिफरेंस हमारी फेवर में है, तो फ्यूचर में क्या होगा, हमें 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 रिफंड मिलेगा, टैक्स टैक्स मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, तो हम उसको एसेट बनाएंगे। लेकिन अगर वो डिफरेंस जो है हमारे हमारे खिलाफ है, तो फ्यूचर में क्या होगा, उस डिफरेंस की वजह से हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, तो हम डबल टैक्स लायबिलिटी बना देंगे। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का टेम्परेरी डिफरेंस निकालेंगे। उस टेम्परेरी डिफरेंस की बेस पे हम क्या डिसाइड करेंगे कि ये आपका डेफर्ड टैक्स एसेट बना है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना है, और उसको हम जो है वो
अलग से दिखाएंगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर कि आपके आपके डेफर्ड टैक्स एसेट कितने हैं और आपके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है जी, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि अब हमें यहाँ पे दो काम करने हैं। एक हमें पी&एल को इफेक्ट देखना है, पी&एल पे इफेक्ट क्या है, और दूसरा हमें देखना है कि इसका बैलेंस शीट में इफेक्ट क्या है। ठीक है जी, तो इसको अब हम शुरू करते हैं। तो अब दोनों इफेक्ट जो है ना बैलेंस शीट और इसको हम साथ साथ करेंगे ताकि हमें जो है वो कॉन्सेप्ट जो है हमारे वो क्लियर रहे। क्या कहते हैं जनाब, कहते हैं टीएल इज फाइनलाइज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2000 दिसंबर 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल कर रहा है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिस्क्लोजर इन द और लेट टू टैक्सेशन को जो डिस्क्लोजर है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। अब वो क्या कहता है, कहता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर आपको जो है वो 350 मिलियन दिया हुआ। उसने कहा जो हमारा प्रॉफिट जो है ये बिफोर टैक्स है, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है आपका। अब आपने क्या करना है, आपने कह रहा है कि मेरे अकाउंटिंग प्रॉफिट ये है, मैं यहाँ से क्वेश्चन शुरू करूंगा अपना और मैं देखूंगा जो चीज एडजस्टमेंट दी हुई है मुझे, नीचे जो इसने मुझे 5 6 7 एडजस्टमेंट दी हुई है, मैं इसमें देखूंगा कि इस अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है उसको मैंने एड में करना है और जो टैक्स डेप्रिसिएशन है उसको निकालना है। इसी तरह मैं 7 पॉइंट पे देखूंगा कि वो कौन सी चीजें हैं जो टैक्स अलाउ मुझे अलाउ नहीं कर रहा और मैंने उसका क्लेम किया हुआ है, तो उसको एड में कर दूंगा और जो वो अलाउ करता है वो मैनेज कर दूंगा। तो ये तो जो है मेरा जो है वो मेरा चलेगा, पी&एल चलेगा। इसी तरह मैं हर पॉइंट में देखूंगा कि मेरे 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 एसेट्स की वैल्यू क्या है और टैक्स बेस क्या है उसका, और उसमें मुझे डिफरेंस कितना है, फ्यूचर में मुझे क्या फायदा होने वाला है या लॉस होने वाला है। तो इसको फॉर्मेट को कैसे लेके चलेंगे हम यहाँ पे फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है। हमने कहा जनाब पहला फॉर्मेट हमारा क्या होगा, पहला फॉर्मेट हमारा ये होगा, हम देखेंगे ये टैक्स का, हम कहेंगे हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 350 है। आज का टैक्स का प्रॉफिट कितना है, 350 है। ये प्रॉफिट कब का है आपका, ये दिसंबर 2020 का है। तो इसके अंदर मुझे चीजें ऐड बैक करनी है और इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ पे मुझे फाइनल आंसर आ जाएगा, उस फाइनल आंसर पे मैं टैक्स रेट कहूंगा और वो मैं टैक्स जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने शो करना है। तो ये मेरा पहला पॉइंट था जो पी&एल से करूंगा। दूसरा बात क्या है, हम साथ साथ जो है बैलेंस शीट इफेक्ट भी देखेंगे। बैलेंस शीट इफेक्ट देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या निकालना है, मूवमेंट इन डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटी निकालनी है। उसमें आप ये देख लेंगे जो एसेट्स हैं उसको माइनस में ले लेते हैं कि चलो ये जो आई कैप की सोल्यूशन है उसमें एसेट्स माइनस रखा हो, तो जो माइनस की फिगर में हम यहाँ लिखेंगे वो जो हमारा एसेट होगा फ्यूचर में डेफर्ड टैक्स एसेट होगा उसको माइनस में लिखेंगे और जो हमारी लायबिलिटी उसको पॉजिटिव लिखेंगे। मतलब ये चाहिए था कि हम एसेट को लायबिलिटी को माइनस लिखते हैं, लेकिन क्योंकि आई कैप कुछ क्वेश्चन इस तरह है तो मैं आपको उसमें लेके चलूंगा कि एसेट जो चीज जो एसेट्स होंगे उसको डेफर्ड टैक्स एसेट जो है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे और जो लायबिलिटीज होगी उसको ओपन लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे ये दो चीजें जो है वो सॉल्व होंगी और उसके बाद फाइनली जो है हम उसको ऊपर अपने उसको उसको उसमें जो है वो नोट्स अकाउंट में हम शो कर देंगे भाई ये चीज हमने कैलकुलेट की है। ठीक है जी, अब देखिए करंट टैक्सेशन जो है हमने यहाँ पे कैलकुलेट की, यहाँ पे हमारी वर्किंग जो है ये हमारी वर्किंग नंबर 1 है। तो वर्किंग नंबर 1 का जो आंसर निकलेगा जो हम अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे वो हम यहाँ पे वर्किंग नंबर 1 यहाँ पे इसको ले आएंगे कि ये हमारी वर्किंग नंबर 1 से आ रहा है, इसका आंसर की है। उसके बाद जनाब हमारी जो ये वर्किंग है इसको वर्किंग नंबर कहते हैं 1 2 3 4, नीचे चल रही है सारी। तो ये हमारी वर्किंग नंबर जो लास्ट वर्किंग है 5 है लास्ट, तो इसको हम कहते हैं वर्किंग नंबर 6 है। ठीक है जी, तो ये हमारी हम इसको कह देते हैं कि वर्किंग नंबर 6 है। इसका जो आंसर होगा वो मैं लिखूंगा यहाँ पे वर्किंग नंबर 6 में। तो हमारा टैक्स एक्सपेंस निकला है, दोनों को हम जमा करेंगे तो हमारा टैक्स एक्सपेंस निकला है। ठीक हो गया जी, तो ये हमारी समरी आ जाएगी। अभी ये टैक्स एक्सपेंस होगा हमारा वो हम यहाँ पे इसको यहाँ से हम यहाँ पे इधर शिफ्ट करेंगे अपनी दूसरी वर्किंग में रिकंसिलेशन में। जब हम रिकंसिलेशन बनाएंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम इसको रिकंसाइल करेंगे, जो हमारा टैक्स एक्सपेंस है इसको हम रिकंसाइल करेंगे। तो हम कहेंगे हमारा प्रॉफिट कितने कितने से स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया 350 से, हमारे हमारे जो बुक प्रॉफिट था 350 था। ठीक है जी, तो हमारा जो टैक्स है वो 30% जो है वो कितना बनेगा, हम कहेंगे 350 इंटू हमारा करंट ईयर का टैक्स जो है वो 30% है 2021 का। ठीक है, तो 350 इंटू 30%, तो ये आपको जब 30% करेंगे तो ये आएगा 105 आएगा। तो ये 350 से अगर 30% मैं दूं तो 105 बनता है। लेकिन मैं देखूंगा यहाँ पे कितनी फिगर आ रही है, मैंने एक्चुअली कैलकुलेट कितना किया है, जब मैंने चीजें ऐड बैक की तो मुझे कितना टैक्स पे करना है।
तो जो डिफरेंस होगा वो बैलेंसिंग फिगर आपकी आएगी, राइट। तो ये आपका इफेक्टिव चेंजेस बैलेंसिंग फिगर जो है, आपका बैलेंसिंग फिगर जो है वो आपका जो डिफरेंस है वो यहाँ पे बैलेंसिंग यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है जी। तो ये वो चीज बातें थी, अभी हमने अभी तक वो बातें कर रहा हूँ जो क्वेश्चन में हमें दी हुई है, तो आपको आइडिया हो जाए कि हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है जी। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ हमने क्या किया। हमने कहा जनाब हमें इसमें उसमें बताना है कि टैक्सेशन का फिगर लेनी है और डेफर्ड टैक्सेशन दोनों फिगर हमें कैलकुलेट करनी है। अब उसने उसने कहा कि आप टैक्सेशन क्या कैसे करें, वो कह हमने कहा टैक्सेशन क्या है, एक क्वेश्चन हमसे ये चाह रहा है कि मेरा जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है जो 350 मिलियन मुझे अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, इसके अंदर आप वो चीजें ऐड कर लो जो टैक्स वाला अलाउ नहीं करते, जो आपने ऑलरेडी माइनस की हुई है। जैसे मैंने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस की हुई थी मेरे प्रॉफिट में से, तो मैं इसमें एड बैक कर लूंगा। फिर वो मुझे कहेगा जी टैक्स वाले कहते हैं डेप्रिसिएशन अलाउड है, वो मैं माइनस कर दूंगा। तो मेरा एक नेट जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा, वो वर्किंग मैं जो है सारी यहाँ पे करूंगा वर्किंग नंबर 2 के अंदर। तो वर्किंग नंबर 2 के अंदर मैं वो सारी चीजें लेके आऊंगा, कौन सी चीज में मुझे प्रॉफिट वापस ऐड करनी है, मुझसे सब्ट्रैक्ट करनी है, और मेरा एंड पे जो है वो एक जो वो टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा, उसको मैं 30% लगाऊंगा। मैं कहूंगा इतना प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट ले जाके मैं यहाँ पे रख दूंगा वर्किंग नंबर 1 करंट टैक्सेशन, कि मुझे आज इतना टैक्स पे करना है। फिर मैं देखूंगा यार ये तो आज पे करना है, तो आज की ट्रांजेक्शन जो बैलेंस शीट के अंदर जो अब मैं देखूंगा बैलेंस शीट के अंदर जो मेरे एसेट्स एंड लायबिलिटीज आ रही है, इन्होंने भी फ्यूचर में चेंज होना है। जब भी फ्यूचर में चेंज होंगे तो क्या मुझे उस पर टैक्स देना है या मुझे गवर्नमेंट से टैक्स फंड लेना है, उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्सेशन। तो उस डेफर्ड टैक्सेशन की वर्किंग जो है वो सारी यहाँ पे साथ साथ करूंगा, राइट। तो यहाँ पे भी जो देखेंगे कुछ इफेक्ट जो है पीएनएल का आएगा, जो पीएनएल की फिगर आएगी यहाँ पे, ये जो फिगर आएगी पीएनएल की, इस फिगर को हम कहाँ लेके जाएंगे, इसको वर्किंग नंबर 6 को जो है यहाँ पे साथ जाके अपने करंट टैक्सेशन में ऐड कर देंगे। तो हमारा टोटल टैक्स बन जाएगा, जो हमने टैक्स एक्सपेंस जो है वो शो करना है पीएनएल। उस टैक्स एक्सपेंस को आपने रिकंसाइल करना है, जो आपका बुक के हिसाब से जो आपका 30% आ रहा है 105 उससे रिकंसाइल करेंगे आप, तो जो डिफरेंस होगा आपका, वो डिफरेंस कहाँ जाएगा आपका, वो डिफरेंस आपका जो है वो इफेक्ट ऑफ चेंजेस ड्यू टू रेट है, राइट जी। तो ये चीजें हमारी अभी जो है हमने बेसिक्स बताई है कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे फ्लो में लेके चलना है। अभी हमने वर्किंग शुरू नहीं की, हम जस्ट इसका आइडिया ले रहे हैं कि ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है। ठीक है जी। तो हमने समरी तो जिसकी बनानी है, लेकिन समरी की बेसिस क्या है, समरी की बेसिस क्या है, वो टैक्सेशन और डेफर्ड टैक्सेशन है, पीएनएल आइटम और बैलेंस शीट आइटम है। अब हम अपने क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसमें देखेंगे कि पॉइंट वाइज हम जाके देखेंगे कि उस पॉइंट के अंदर पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 दिए हुए, उसके अंदर हर पॉइंट के अंदर कितनी फिगर्स ऐसी हैं जो पीएनएल को अफेक्ट करती हैं और कितनी फिगर ऐसी हैं जो बैलेंस शीट कैटेगरी को अफेक्ट करती हैं। तो जो पीएनएल का इफेक्ट कर रही होगी उसको हम पीएनएल में रखेंगे, वर्किंग नंबर 2 में रखेंगे, और जो जो हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट्स को डिस्कस कर रही होगी उसको हम कहाँ रखेंगे, उसको वर्किंग नंबर 6 में हमने कहा वहां पे रखेंगे। और यहाँ पे जो एसेट्स वाली फिगर होगी उसको माइनस में रखेंगे, क्योंकि आई क्या कुछ क्वेश्चन जो माइनस में है। तो जो फिगर जो एसेट्स होगी उसको मैं माइनस कर दूंगा, और जो लायबिलिटीज होगी उसको मैं पॉजिटिव रखूंगा। ठीक है जी। तो अब हम इसको इसके हम जो है प्रॉपर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसके टैक्स रेट जो है वो नीचे दिए, आप देख लें जरा। उसने कहा था टैक्स रेट जो 2030 है 2019 जो है उसका रेट जो 32% था, और जो आप 2020 जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं करंट, वो 30%। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो टैक्स रेट निकाला है वो 30% रखा है, कि मेरा करंट जो है 2020 का जो है वो रेट जो है वो 30% है। तो मैंने 30% लिया, लेकिन जो जो 2019 का मेरा प्रॉफिट था उसमें मैंने टैक्स किया दिया था 32% लिया था, तो उसका इफेक्ट हमें बैलेंस शीट आइटम में नजर आएगा, तो वहां जाके देखिए। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर 1 वो क्या कहता है, वो कहता है द टीएल ऑपरेट्स अ फंडेड पेंशन प्लान। फंडेड पेंशन प्लान का मतलब क्या है कि आपने लोगों की जो हमने आपने जो पेंशन देनी है, अब पेंशन तो आपको देनी है, आपने एक बंदे को देनी है 50 20 साल बाद, तो अब हर साल क्या करते हैं, अब उसकी कुछ अमाउंट जो है वो सेपरेट रखना शुरू करते हैं, एंट्री पास करते हैं पेंशन डेबिट और पेंशन प्रीमियम क्रेडिट। तो जो कैश जो बचता है उस कैश को आप क्या करते हैं, आप कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं कि फंडेड पेंशन प्लान है। कि जो आपने एक्सपेंस किया, एक्सपेंस करके हमने प्रोविडेंट डाल दी, तो कैश तो यूज नहीं हुआ, वो जो कैश बचा उस कैश को आपने कहीं पे आके इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उसको बोलते हैं फंडेड पेंशन प्लान। The following relevant information has been extracted from the actuarial report on 31 दिसंबर। कहता है एक्चुअरियल को हमने बुलाया, एक्चुअरियल ने हमें रिपोर्ट बना के दी, उसने हमें क्या कहा, उसने कहा जनाब देखिए जो आपका प्लान एसेट्स है जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो आपकी ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है। ठीक है जी। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में यहाँ पे मैं अपने फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, मैं वर्किंग नंबर 1 करता हूँ, और वर्किंग नंबर 1 के अंदर जो है मैं वर्किंग नंबर 2 में बताता हूँ कि मेरा ओपनिंग एसेट्स क्या है, क्लोजिंग एसेट्स क्या है। उसने मुझे कहा कि जनाब आपके जो ओपनिंग एसेट्स हैं
वो आपके 275 है और क्लोजिंग एसिड कितने हैं 312 है। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको साथ साथ ही इसको लिख लेता हूँ 275 और 312। तो मैं कहता हूँ मेरा जो प्लान एसिड है वो 275 ओपनिंग है और 312 जो है मेरा क्लोजिंग है, सॉरी 315 मेरा क्लोजिंग है। मैं साथ साथ इस फॉर्मेट में लिख लूँ। तो ये ओपनिंग था मेरा और ये मेरा क्लोजिंग है। तो ये मेरा प्लान एसेट्स है, ये मेरे प्लान लायबिलिटी। ठीक हो गया जी। उसके बाद वो कहता है जनाब जो आपकी ऑब्लिगेशन है, जो आपकी लाइबिलिटीज है, वो ओपनिंग भी दी हुई है, क्लोजिंग भी दी हुई है। ओपनिंग 325 है, क्लोजिंग 360 है। तो ये भी मैं लिख लेता हूँ साथ ही। तो मैंने कहा जो ये लाइबिलिटीज है वो ओपनिंग जो है वो 325 है और क्लोजिंग कितनी है 360 है। ठीक है जी, साथ साथ करेंगे तो आपको भी समझ आएगी, मजा भी आएगा। अब वो कहता है जो आपका एक्सपेंस है, करंट कॉस्ट कितनी है 63 मिलियन है। एक्सपेंस जो है इसकी एंट्री क्या होती है, करंट कॉस्ट एक्सपेंस। आप करंट प्रोविजन डालेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, एक्सपेंस डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट, पी एंड एल डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होनी है, इसकी एंट्री होनी है पी एंड एल डेबिट टू लायबिलिटी क्रेडिट। तो लायबिलिटी को क्रेडिट करना है, हम अभी एसेट्स और लायबिलिटी को देख रहे हैं। तो लायबिलिटी में क्या इफेक्ट जा रहा है कि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, प्लान एसेट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं जा रहा। तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी के अंदर जो है इसको 63 से इसको ऐड कर देंगे, प्लान एसेट में इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। आगे चलेंगे, आगे उसने कहा जनाब कंट्रीब्यूशन टू द फंड्स। फंड्स का मतलब क्या, प्लान एसेट्स। तो प्लान एसेट पे आपने कितनी इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी 59 की। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री प्लान एसेट जो है आपका इंक्रीज कर जाएगा और आपका क्या डिक्रीज होगा, कैश डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें भी दोनों इफेक्ट जो है वो प्लान एसेट पे इफेक्ट आ रहा है, इस पे इसका इफेक्ट जो है लायबिलिटी में नहीं जा रहा। तो हम क्या करेंगे, प्लान एसेट को इससे इंक्रीज कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन से और लायबिलिटी में इसका कोई इफेक्ट नहीं किया। एंट्री क्या हुई, प्लान एसेट टू कैश। आगे चलते हैं जनाब, आगे कहता है जनाब पेंशन पेड। पेंशन जो पेड हुई है वो 33 पे हुई है। अब जो पेंशन पेड होती है वो कैसे पे होती है, आपके पास कैश तो है नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप प्लान एसेट को अपनी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको आप डिसॉल्व करेंगे। आपने नेशनल बॉन्ड परचेस किए हैं, नेशनल बॉन्ड वापस करेंगे, कैश लेके आएंगे, तो कैश आएगा और प्लान एसेट क्रेडिट हो जाएगा। पहली एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट और प्लान एसेट क्रेडिट। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप पहली एंट्री क्या करेंगे, पहली एंट्री आप करेंगे कैश लेके आएंगे, कैश काउंट टू प्लान एसेट। फिर इस कैश से आप क्या करेंगे, लायबिलिटी पे करेंगे, आप कहेंगे लायबिलिटी काउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट। तो प्लान एसेट भी आपके कम हो रहे हैं और लायबिलिटी भी कम हो रही है। तो यहाँ पे हम दोनों को कम कर देते हैं। हम कहेंगे जनाब प्लान एसेट जो है वो कम होगा और आपकी लायबिलिटी जो है वो कम होगी। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे इसको बैलेंस कर ले, ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी जो आपकी जाएगी ओसीआई में। राइट जी, ये कितना बैलेंस आएगा आपका, ये बैलेंस आएगा आपका -9 और ये कितना कम हुआ आपका 34 से रेवेन्यू का। तो ये आपका जो स्केच है पूरा हो गया। सॉरी, एक चीज इसमें रह गई, एक चीज इसमें रह गई। अभी इसको आप जो है वो इंटरेस्ट का फैक्टर रह गया इसमें, इंटरेस्ट का फैक्टर रह गया इसमें। इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट देखें कि इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे होता है। राइट, तो आप क्या करेंगे, आप 275 जो है और 325 जो है इस दोनों का 12% लेंगे। ठीक है, और 12% जो है वो आपका इंटरेस्ट बनेगा। तो जब आप 275 का 12% लेंगे तो इसका 12% कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 12% 33। ठीक है जी, और 325 का 12% आप लेंगे तो बनेगा 39। ठीक है, तो ये कैसे निकाला मैंने, 275 इंटू 12%, तो ये आपका आ जाएगा 33। और फिर आप लेंगे 325 इंटू 12%, तो ये आपका आ जाएगा 39। रेट सेम होता है। ठीक है जी, सेम रेट से क्या करेंगे आप, दोनों को ओपनिंग बैलेंसेस पे जो है आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप इसका बैलेंसिंग निकाल लें तो इसकी बैलेंसिंग जो है वो ये कम हो गया 9 से, ये कम हो गया 34 से। तो ये आपका जो टेबल है वो पूरा हो जाएगा। राइट जी, अब आगे चलेंगे, जहां तक हो गया काम। अब वो कहता है इंटरेस्ट ने 12% दिया हमने कल, अंडर द टैक्स लॉस कंट्रीब्यूशन
टू फंड्स इज अलाउड एज एक्सपेंस। तो कंट्रीब्यूशन टू फंड जो है ये जो है सिर्फ ये हमें अलाउड है एज ए टैक्स एक्सपेंस। अब आप देखें कि आपने पीएनएल को क्या क्या डेबिट किया हुआ है। आपने कहा सर ये जो हमने है ये इस कैंटीन के पास किया, आपने इसको पीएनएल को चार्ज किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये पीएनएल को चार्ज नहीं होना था तो आपने चार्ज कर दिया, तो आप इसको प्रॉफिट जो 350 मिलियन प्रॉफिट लिया है उसमें इसको ऐड बैक कर देंगे। इसी तरह जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, ये इंटरेस्ट भी कहाँ पे कैलकुलेट होगा, ये भी आपने पीएनएल में डेबिट किया होगा, ठीक है जी। तो इसको भी हम ऐड बैक करेंगे और 49 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 49 कंट्रीब्यूशन था। कंट्रीब्यूशन में आप देखें जो कंट्रीब्यूशन को मैंने एंट्री पास किया है इसके अंदर हमने पीएनएल का इफेक्ट ही नहीं लिया। ये जो कंट्रीब्यूशन की एंट्री है इसमें पीएनएल को तो इफेक्ट ही नहीं आया, ये तो पीएनएल में गया ही नहीं है। असल में तो ये जाना चाहिए था क्योंकि ये अलाउड था हमें। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर पीएनएल में जाएंगे अपने, हम कहेंगे जनाब जो कंट्रीब्यूशन पे किया हमने 49 वो तो हमें अलाउड है, तो उसको हम माइनस कर देते हैं अपने पीएनएल से। लेकिन क्या है, वो कहता है तीन चीजें जो थी इसके अंदर, कौन कौन सी तीन चीजें, जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था और जो आपने सर्विस कॉस्ट दी थी, ये तीनों चीजें तो अलाउड ही थी और आपने तीनों को स्ट्रेस आउट कर दिया, तो इसको आप ऐड बैक कर दो। तो आप क्या करेंगे, आप तीनों को ऐड बैक करेंगे ऊपर। आप कहेंगे जनाब हमें जो है 33 जो है आपका इंटरेस्ट ऑन प्लान एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन लीज लायबिलिटी और आपका जो करंट एक्सपेंस है, ये तीन चीजें जो है इसमें ऐड बैक करनी है। अब जब इसको ऐड बैक करेंगे तो हम ये देख रहे हैं जो इंटरेस्ट ऑन प्लान एसेट है बेसिकली ये क्या है, ये आपकी इनकम है, ये एक्सपेंस नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एज ए इनकम जो है इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। और दो आपके एक्सपेंस है, लायबिलिटी भी आपने इंटरेस्ट पे करना आपका एक्सपेंस है और जो आपकी सर्विस कॉस्ट है वो आपकी एक्सपेंस है। इन तीनों को आप जब माइनस करेंगे तो 69 जो है आपका एड बैक हो जाएगा। ये आपका जो है वर्किंग नंबर 2 जो है वहां से ही फिगर्स आते हैं। तो वर्किंग 2 से मैंने ये दो फिगर अपने पीएनएल में लेके, ठीक है जी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि हमने कैसे किया। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डेफर्ड टैक्सेशन में देखेंगे इसके जो एसेट्स है उसका इफेक्ट क्या है, जो लायबिलिटीज है उसका इफेक्ट क्या है, वो डेफर्ड टैक्सेशन भी हम साथ साथ कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो बातें जो है वो मसला ही ना हो, ठीक है जी। तो मैं साथ साथ इसको करता हूँ। मैंने कहा जनाब देखें मेरे पास एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटी कितनी है, ओपनिंग मतलब ओपनिंग एसेट्स कितने हैं मेरे पास 272, लायबिलिटी कितनी है 325। तो मैंने कहा मेरे पास लायबिलिटी कितनी है ओपनिंग, मेरे पास ओपनिंग लायबिलिटी जो है वो 325 था और उसमें से मुझे एसेट कितना था 275 था। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी लायबिलिटी ज्यादा है, ठीक है जी, मेरी लायबिलिटी ज्यादा है। अब फ्यूचर में क्या होगा, जब आपकी लायबिलिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, आपको फ्यूचर में क्या होना। अच्छा अब जितनी ज्यादा है उस पर टैक्स लगेगा। फ्यूचर का टैक्स ओपनिंग बैलेंस है ना 2019 का, 2019 का रेट क्या है, 2019 का रेट जो है 2% है। अब आपको ये देखना है कि ये आपका डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा फ्यूचर में या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी, ठीक है जी। अब मुझे ये देखना है कि ये जो चीज है मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है या लायबिलिटी बनती है। अब मुझे पहले देखिए ये हुआ क्या, इसको आप देखें 325 माइनस 272 इंटू 32% आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16। अब ये 16 है ये मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट है या मेरी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, मुझे ये चेक करना है। और हमने ये क्या कहा, हमने कहा जनाब हम यहाँ पे इसको रखेंगे, हम इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये पेंचर प्रॉपर्टी है वर्किंग 2 में यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। वर्किंग 2 पे मैंने कहा कि ओपनिंग जो है वो 16 है। अब मैंने कहा जो एसेट्स होंगे मैं माइनस में रखूंगा, जो लायबिलिटी होगी मैं पॉजिटिव रखूंगा। अब ये 16 क्या है, ये एसेट है कि लायबिलिटी, मुझे चेक करना है। अब वो ये कि आपने कहा कि जब आप ये पे करेंगे लायबिलिटी, ठीक है, तो क्या होगा, आपका कैश जाएगा, आप एंट्री क्या करेंगे, आप कैश क्रेडिट लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट, यही एंट्री होगी फ्यूचर में, ठीक है जी। अब उस टाइम आपको
टैक्स वाला क्या कहेगा कि टैक्स पे करो या ना पे करो, डेफिनेटली वो आपको अलाउ करेगा, ठीक है ना। तो उस टाइम वो आपसे टैक्स नहीं लेगा। जब वो आपसे टैक्स नहीं लेगा तो इसका मतलब आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपकी टैक्स सेविंग हो रही है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट है। डेफर्ड टैक्स एसेट को मैंने क्या किया, मैंने उसको माइनस में रखा। इसी तरह आप देखेंगे जो क्लोजिंग हमारा है, क्लोजिंग हमारा कितना है, 360 वाई लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम है, ठीक है जी। इसका हम कितना लेंगे, अब क्लोजिंग रेट जो है हमारा 30% है, तो ये कितना हो जाएगा, 30% आप लेंगे तो ये होगा आपका 13.5। तो यहाँ पे 13.5 जो है मेरा क्लोजिंग जो है वो मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा, ठीक हो गया। अब मैंने कहा जब मेरी लायबिलिटी बढ़ रही थी, एसेट कम था, तो मुझे फायदा हो रहा था, राइट। अब मैंने कहा यहाँ पे देखे, मैंने कहा जो मेरी लायबिलिटीज है वो 34 से कम हुई है और मेरा एसिड कितने से कम हुआ, 9 से कम हुआ, और करंट टैक्स रेट क्या है, 30% है। तो इसको आप यहाँ से निकालें तो ये आपका आएगा 7.5। तो ये 7.5 क्योंकि ओसीआई है, ओसीआई का इफेक्ट क्या होगा, फ्यूचर में होगा। अब ये मुझे क्या होगा, ये मुझे लॉस हो जाएगा। आज मुझे लायबिलिटी मेरी कम हुई है, ठीक है जी। उल्टा इफेक्ट देखे ना, जब आपकी लायबिलिटी ज्यादा थी तो आपको फायदा हो रहा था, लेकिन अब आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। जब फ्यूचर में अब आपकी लायबिलिटी कम हो गई है, बैलेंसिंग आपने निकाली ना, तो ओसीआई में चलेगी। ओसीआई में क्या चलेगी, आपकी इनकम में चलेगी। तो जब आपको इनकम में चला गया तो फ्यूचर में उस पर टैक्स लगेगा। जब वो टैक्स लगेगा तो आप कहेंगे ये आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, तो यहाँ पे आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जनरेट करेंगे 7.5 से। तो अब यहाँ पे ये तीन जो चीजें हैं, मैं ओपनिंग क्लोजिंग और ओसीआई जो है भाई इस फॉर्मेट में डालता हूँ। मेरे का जनाब ओपनिंग कितना था 16, आपका डेफर्ड टैक्स जो है वो एसेट है, तो एसेट हम माइनस में लिख रहे हैं। और क्लोजिंग मेरा कितना है 13.5, ये भी मेरा एसेट है, माइनस में लिखता हूँ। और मेरा जो है ये 7.5 जो है ओसीआई जो है मेरा, ये मेरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। और इसका जो बैलेंस करूंगा जब मैं इसको, तो बैलेंस जो है मेरा 5.0 जो है वो पीएनएल में इफेक्ट हो जाए। तो ये इसका जो था हमारी एडजस्टमेंट जो थी, जो ये हमारी जो क्वेश्चन में दी थी, उसके हमारा हमने जो है वो पीएनएल का इफेक्ट भी ले लिया और हमने उसका डेफर्ड टैक्स का भी इफेक्ट ले लिया। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 पे वो कहता है, पॉइंट नंबर 2 में जब वो कहता है और जुलाई 2019 6 महीने बाद क्या हुआ, टीएल ऑब्टेन अ लोन, उसने लोन लिया 2 मिलियन का at 1.5% per annum, which was entirely used to acquire the license from multinational company on the same day. उसने एक लोन लिया और उस लोन से एक लाइसेंस ले लिया। जो लाइसेंस लिया वो आपका क्या लिया, वो लाइसेंस आपका इंटेंजिबल एसेट बन गया। द लोन वाज रीपेड ऑन जून 2020, जून 2020 में लोन जो है रीपेड हो गया। अभी आप बैलेंस शीट कब बना रहे हैं, दिसंबर की, तो यहाँ से पहले पहले 6 महीने पहले जो है लोन पे हो गया, ठीक है जी। और उस लोन से क्या हुआ, एक इंटेंजिबल एसेट जनरेट हो गया। However, the interest on the loan was repaid semi-annually. TL estimate that the useful life of the license is indefinite. अब यहाँ देखे, जो ये indefinite कह रहा है आपको लाइफ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि आप अगर IAS 36 में जाए, IAS 36 कहता है कि अगर लाइफ जो है इंडेफिनेट है तो आप उस पर जो है अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं करते, आप ओनली जो है उस पर इम्पेयरमेंट करते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बुक के अंदर जो वैल्यू है उसमें अगर इम्पेयरमेंट अगर हो रही है तो वो आएगी। अगर इम्पेयरमेंट का कोई क्वेश्चन का जिक्र नहीं कर रहा तो इट मीन कि जो वैल्यू मेरी 2000 जुलाई 2019 में थी वही वैल्यू मेरी दिसंबर 2020 में हो। क्यों, क्योंकि मैं इम्पेयरमेंट करता नहीं हूँ। इम्पेयरमेंट में क्यों नहीं करता, क्योंकि इसकी लाइफ जो है इंडेफिनेट है, सॉरी, ठीक है जी, सॉरी, मेरे अमोर्टाइजेशन नहीं करता, इम्पेयरमेंट नहीं। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको इम्पेयरमेंट का जिक्र कर रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसकी वैल्यू कम करेंगे, बुक वैल्यू कम करेंगे। अदरवाइज बुक वैल्यू जो है वो जो सेम बुक वैल्यू जो यहाँ पे थी आपकी, वो सेम बुक वैल्यू जो है वो 30 जो एंड ऑफ दिसंबर 2020 को। अब हम देखते हैं आगे क्या इम्पेयरमेंट का जिक्र किया इसने आगे। अच्छा जी, वो कहते हैं एक्सचेंज रेट जो है, अब क्योंकि ये डॉलर में लिया हुआ उसने, ठीक है, ये उसने डॉलर में लोन लिया हुआ है,
एसेट भी डॉलर में आ गए। अब वो उसने एक्सचेंज रेट आपको दिए, उसने कहा जिस आप इनिशियल ये था 31 दिसंबर को क्लोजिंग पे ये हो गया और 30 जून को आपका जो लोन का रेट ये हो गया। अब वो क्या कहता है अंडर द टैक्स क्लास क्या कहते हैं, एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द फॉरेन करेंसी लोन्स आर एडेड और डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट। वो कहता है ये एक्सचेंज डिफरेंसेस है ये कॉस्ट ऑफ द एसेट में ऐड बैक कर, यानी कि लोन जो ऊपर नीचे हो रहा है, जो आपने 2 मिलियन लोन पे करना है, जब आप लोन की वैल्यू चेंज होगी, जब लोन जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, जिससे यहाँ पे 5 रुपए बढ़ रहा है, तो जो वो कहता है ये बढ़ेगा तो इसका इफेक्ट पीएनएल में लेके नहीं जाना, बल्कि इसको अपने एसेट के अंदर ऐड कर लेना है, राइट जी। उसके बाद वो कहता है amortization of the license is allowed at 10% per annum on the tender value of further full ये टैक्स depreciation to be allowed मतलब ये परचेज, तो ये परचेज में अब 6 महीने में परचेज किया है, 2019 में आपका 6 महीने थे, लेकिन कहता आप 10% पूरा अलाउ कर दो, तो 2019 में भी 10% चार्ज करेंगे और 2020 में भी आप 10% चार्ज करेंगे। ठीक हो गया जी। अब इसके देखिए इसकी बुक वैल्यू क्या बनती है। वो कहता है आपने 2 मिलियन का लोन लिया और आपकी जो जिस डेट पर आपने लिया उस डेट पे रेट क्या था उसका 145 था। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो बुक वैल्यू थी वो 290 मिलियन थी। ये आपकी यह इंटेंजिबल एसेट है, ये आप इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है जी, इंटेंजिबल एसेट्स है। अब इंटेंजिबल एसेट जो आपका 290 का था जुलाई 2019 को, 31 दिसंबर को क्या था, क्योंकि अमेंडमेंट को जिक्र ही नहीं आया, एमोर्टाइजेशन आप करते नहीं है, तो यही एसेट जो है आपका दिसंबर 2019 को भी 290 का था और दिसंबर 2020 जो है उसको भी इसकी वैल्यू 290 ही होगी, तो बुक वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही। अब आ जाए इसकी टैक्स की तरफ। अब इसका टैक्स बेस आप बनाएं, टैक्स बेस इसका जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि 220 में से क्या करेंगे, वो कहता है जो एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है उसको ऐड करो और उसके बाद क्या करो, जो वैल्यू आएगी उसको 10% के हिसाब से डेप्रिशिएट करो, एमोर्टाइज करो। तो हम क्या करते हैं इसका टैक्स बेस बना लेते हैं, बुक वैल्यू तो हमें पता है, हम इसका टैक्स बेस बना लेते हैं। जब टैक्स बेस हम इसका बना लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जनाब इसका 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 टेम्परेरी डिफरेंस कितना आ रहा है। तो हम यहाँ पे पहले इसका टैक्स बेस बनाते हैं। तो ये आपके जनाब वर्किंग नंबर 3 में करने लगा हूँ। वर्किंग नंबर 3 में मैं इसका टैक्स बेस बनाने लगा हूँ अपने इंटेंजिबल एसेट्स का, ठीक है जी। तो मैं इसका यहाँ पे टैक्स बेस बनाता हूँ, तो मैं इसका बनाऊंगा टैक्स बेस, ठीक है। बुक वैल्यू तो इसकी सेव है ना, बुक वैल्यू तो टेंशन ही नहीं, बुक वैल्यू तो इसकी 290 है। तो मैं बुक वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसकी जो कैरिंग अमाउंट है वो 290 है और 290 ही रहेगी, वो चेंज ही नहीं होने वाली, ठीक है जी। तो कैरिंग अमाउंट जो है इसकी 2020 में भी और 2019 में भी वो ये सेम ही रहेगी, राइट जी। टैक्स में उसने कहा कि आप देखें जी इसकी वैल्यू कितनी थी, हमने कहा जी इसकी वैल्यू 290 है, उसने कहा ठीक है। एक्सचेंज डिफरेंस कितना आया, एक्सचेंज डिफरेंस हमने कहा जनाब इसका जो है वो 5 पैसे ये इंक्रीज कर गया, तो 5 रुपए से इसकी प्राइस बढ़ गई है, तो अब क्या करने हैं 5 रुपए इस पे ऐड कर दें, ठीक है जी। तो 31 दिसंबर जुलाई और 6 महीने में क्या हुआ, वो एक्सचेंज रेट 5% बढ़ गया। तो हमने कहा ये कितने मिलियन का था, 2 मिलियन डॉलर था, उसको हम कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 5 रुपए से बढ़ गया वो, तो 10 मिलियन जो है रुपीज इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 मिलियन हो जाएगी एट द एंड ऑफ दिसंबर 2019, ठीक है जी। अब क्या होगा, दिसंबर जब इसकी वैल्यू आएगी, वो कहता है इसमें 10% जो है इस पे एमोर्टाइजेशन आप अलाउ है, टैक्स वाले ने कहा मैं इस पे 10% आपको एमोर्टाइजेशन अलाउ करता हूँ, अब इसको माइनस कर दें। जब आप इसको माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, इसकी वैल्यू 270 रह जाएगी एमोर्टाइजेशन निकालने के बाद। अब 2020 में क्या हुआ, 2020 में फिर एक्सचेंज डिफरेंस आया, कितना एक्सचेंज डिफरेंस आया, उसने कहा जनाब ये 10 रुपए का फर्क आया, 150 से 160 हो गया। तो जब 150 से 160 होगा तो फिर वही $2 2 मिलियन डॉलर इंटू 10 रुपए से चेंज होगा, तो 20 रुपए से इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके 290 हो जाएगी। इसलिए आप 10% जो है अमोर्टाइजेशन चार्ज करें तो 10% इसका अमोर्टाइजेशन 29 हो जाएगा। 29 माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 261। तो ये इसकी टैक्स के साथ है और इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 290, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जनाब दिसंबर 2019 को वैल्यू क्या थी और दिसंबर 2020 को वैल्यू क्या थी, 2019 में क्या था ये एसेट और 2020 में क्या था। तो मैंने कहा यार 2019 में 270 हो गया ये, तो भी 270 हुआ, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बुक वैल्यू कितनी थी
2019 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैंने कहा जनाब ये बुक वैल्यू 290 थी, लेकिन टैक्स वैल्यू 270 हो गई है। और 220 में क्या हुआ, 220 में मैंने कहा बुक वैल्यू सेम ही है इसकी, लेकिन इसकी टैक्स वैल्यू जो है वो 261 हो गई। ठीक हो गया जी। यहाँ पे जो टैक्स रेट था इनिशियली 32% था, और यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो 30% है। तो इसका मतलब डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ जो डिफरेंस आया वो 6.4 का आया, और यहाँ जो डिफरेंस आया वो 8.7 का आया। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जनाब यहाँ पे 8.7 का मेरा 2020 का डिफरेंस है, और 2021 का मेरा 6.4 का डिफरेंस है, जो मेरा डेफर्ड टैक्सेशन। राइट जी। अब मुझे देखना है कि ये डेफर्ड टैक्स एसेट है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब अभी देखिए कि आपकी वैल्यू कितनी है, आपकी वैल्यू 290, ठीक है, और टैक्स वाली की वैल्यू कितनी है, टैक्स वाली की वैल्यू है 270। देखिए टैक्स वैल्यू यहाँ पे है, आपकी वैल्यू ऊपर है, इसकी 270 आपकी 290 है, तो आपको उसके बराबर लाना है, आपको अपने एसेट्स कम करना है। जब आप अपने एसेट्स कम करोगे तो क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा। डेप्रिशिएट करेंगे अपने एसेट्स को, या एमोर्टाइज करेंगे। तो जब आप उसको एसेट्स को कम करेंगे तो उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, एसेट कम होगा, एसेट क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट क्या होगा, P&L। अब वो जब P&L डेबिट होगा तो उससे आपका प्रॉफिट कम होगा, लेकिन टैक्स वाला उसको मानेगा नहीं। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में टैक्स वाला आपको डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन अलाउ नहीं करेगा, तो वो आपके प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा। इसका मतलब क्या है, आपको फ्यूचर में टैक्स पे करना है, तो ये आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है जी। तो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, तो इसको हम यहाँ पे डेफर्ड टैक्सेशन में इसको देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होगा। डेफर्ड टैक्सेशन में जाके हम इसको ऐड कर लेते हैं। हमने कहा जनाब डेफर्ड टैक्सेशन है, इसमें क्या होगा, इसमें ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी आपकी, ये वर्किंग नंबर 3 से मैं लेके आया हूँ। मैंने कहा ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है आपकी 6.4 यहाँ पे हो जाएगी, और इसका क्लोजिंग जो है 8.7 हो जाएगा। इसका OCI कोई नहीं है, तो इसका डिफरेंस जो है वो 2.3 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ओपनिंग एसेट पे भी तो मेरा इफेक्ट कितना है, क्लोजिंग में कितना इफेक्ट है, बैलेंस शीट आपका P&L में इसका P&L में क्या इफेक्ट किया, तो वो भी हम यहाँ पे साथ साथ वर्किंग नंबर 3 थी हमारी, तो P&L में जो है वर्किंग नंबर 3 में जो है यहाँ पे हमारी वर्किंग नंबर 3 जो है यहाँ पे इसका इफेक्ट दे देते हैं कि इसमें से हमें क्या होने वाला है। उसने कहा जी एक्सचेंज लॉस कैपिटलाइज, आपने एक्सचेंज लॉस कितना कैपिटलाइज किया, ठीक है जी, और एमोर्टाइजेशन कितनी हुई। अब अगर देखें यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, इसके अंदर देखें 2020 का है, ये 2020 है। इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लूँ तो ये 2020 है आपके साथ, तो ये मेरा 2020 है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक हो गया जी। इसके अंदर देखिए मुझे दो एक्सपेंस, ये एक ये P&L आइटम नजर आ रहा है, और एक ये P&L आइटम नजर आ रहा है। अब ये जो P&L आइटम है आपने क्या किया, आपने इसको ऐड किया हुआ है और इसको आपने माइनस किया हुआ है। ठीक है जी। तो इसका इफेक्ट क्या है, ये टैक्स, ये टैक्स बेस था ना, ये टैक्स की बुक में हो रहा है, मेरी बुक में नहीं हो रहा। मेरी बुक में तो उसकी वैल्यू 290 ही है, मैं अपनी बुक्स में अंदर कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन टैक्स वाला मुझे बेनिफिट भी दे रहा है और मुझे डिडक्शन भी दे रहा है। वो 20 ऐड भी कर रहा है, और 29 का मुझे 20 का मुझे प्रॉफिट मुझे जो है वो इनकम मिल रही है, और 29 का एक्सपेंस मिल रहा है। तो ये 20 में ऐड कर लूंगा अपने P&L में, और 29 माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे फायदा हुआ है, ये मुझे लॉस हुआ है, एमोर्टाइजेशन हुई है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं 20 को ऐड कर लूंगा यहाँ पे, मैं कहूंगा 20 से मुझे फायदा हो रहा है, और 29 से क्या हो रहा है, मुझे एमोर्टाइजेशन का बेनिफिट मिल रहा है, मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। ठीक हो गया। क्वेश्चन तीसरा पार्ट हमारा खत्म हो गया, हमने दोनों इफेक्ट ले लिए, बैलेंस शीट का इफेक्ट ले लिया और P&L का इफेक्ट ले लिया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है जी, पार्ट 3 कहता हूँ जनवरी जनवरी स्टार्ट में क्या हो गया, कहता है कैरिंग वैल्यू और एट टैक्स बेस और वन वाज अ प्रोडक्शन प्लांट इन 150 मिलियन एंड 120 मिलियन। वो कहता है एक प्रोडक्शन प्लांट है जिसकी हमें जो कैरिंग वैल्यू भी दी हुई है और टैक्स बेस भी दिया हुआ है। कैरिंग वैल्यू कितनी है, 150 है, और टैक्स बेस कितना है, 120 है। तो यहाँ पे हम साथ साथ इसको सॉल्व करते हैं। ये वर्किंग नंबर 4 में जाएंगे हम, तो वर्किंग नंबर 4 के अंदर उसने हमें कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस हमें दिया हुआ है, तो हम साथ साथ उसको लिखते हैं। उसने कहा जब बुक वैल्यू जो है वो 150 है इसकी, और कैरिंग वैल्यू कितनी है इसकी, 120 है। ठीक है जी। टैक्स बेस और हमें उसने 1 जनवरी को दिया हुआ है। प्रोडक्शन प्लांट का, प्रोडक्शन प्लांट की वर्किंग नंबर 3 की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन प्लांट में क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने बताया है कि आज
1 जनवरी 2020 को जो हमारा साल शुरू हो रहा है, हमारा बुक वैल्यू ये 150 है और उसकी टैक्स वालों के पास उसकी वैल्यू 120 है। आगे क्या कहते हैं, टीएल क्लासिफाइड द प्लांट एज हेल्ड फॉर सेल ऑन सितंबर 2000। अब उसने कहा ये हेल्ड फॉर सेल कर दी। अब हेल्ड फॉर सेल जब वो आपको चीज करते हैं तो वो IFRS 15 में 5 में चली जाती है। वहां पे वो क्या कहता है, वो कहता है कि आप इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल पे ले आए, और आप क्या करते हैं, उसको नॉन करंट एसेट उठा के उसको करंट एसेट में ले आते हैं। ये वो स्टैंडर्ड आपको कहते हैं। तो आपने इसको क्लासिफाई कर दिया। जब हमने क्लासिफाई किया तो फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, 140 और 10। उसने कहा जो फेयर वैल्यू जो उसकी प्लांट की है वो 140 है। तो हमने कहा जनाब उसकी फेयर वैल्यू कितनी है आज, 140 है, और उसका कॉस्ट ऑफ सेल कितना है, हमने कहा 10 रुपए पे सेल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो वैल्यू है 130 होनी चाहिए। ये आपको IFRS 5 क्या है, ठीक हो गया जी। अब वो कहता है 31 दिसंबर को क्या हुआ, 31 दिसंबर 2020 को क्या हुआ। उसने कहा कि उसकी जो फेयर वैल्यू डिस्पोजल जो है 4144 है। उसने कहा आज जो फेयर वैल्यू है इसकी वो 144 है, और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी है मेरे पास, वो 9 मिलियन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो फेयर वैल्यू जो है वो मेरी बुक की वैल्यू जो आज जो दिसंबर 2020 को जो मैं ऐसे शो करूंगा अपनी बुक में वो 135 होगा, वेरी लेस कॉस्ट ऑफ सेल एज पर मैं IFRS। और इसका जो डिफरेंस होगा वो पेंडर को चार्ज होगा। कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज 12% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। टैक्स वाला कहता है जी आप इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करो, आप 12% चार्ज करें इसको 2019 में, और 20% चार्ज करें आप इसको 2020 में। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये 12% जो है ये आपकी बुक्स में है, ये अकाउंटिंग है, ठीक है, और ये 20 क्या है आपकी, वो आपकी टैक्स वाली की है। अब इसका इफेक्ट देखते हैं कैसा होगा। डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करेंगे, हमने कहा जो बुक वैल्यू है उसका हम चार्ज करेंगे 20%, जो टैक्स वाला है वो हमें कहता है आप 20% जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। तो इसका आप डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करें तो 12% आप ले, ठीक है जी। तो 150 का आप ले 12%, तो वो आ जाएगा आपका 12, राइट। डेप्रिसिएशन ठीक है, डेप्रिसिएशन कैसे बनेगी जनाब इसकी, 150 इंटू 12%, राइट। अब यहाँ देखें आपने हेल्डफुल सेल कर दिया, कब कर दिया हेल्डफुल सेल, सितंबर में। तो आपको IFRS 5 कहता है कि जब आप किसी एसेट को हेल्डफुल सेल कर देंगे तो वहां से उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सितंबर से पिछले 8 महीने जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, लेकिन जो आगे 4 महीने उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम 8/12 कर देंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो इसकी डेप्रिसिएशन आएगी 12, राइट जी। और टैक्स वाला जो है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सीधा 20% ले जाएगा इसका, जो आपका आ जाएगा 24, ये 24, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, उसकी 8 महीने की लेंगे क्योंकि वो हेड पर सेल हो गया, हेड पर सेल होने के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, और टैक्स वाला जो आपको पूरी डेप्रिसिएशन अलाउ कर देगा। अब इसकी डब्ल्यू निकाल लें, 150 में से आप माइनस करें, 150 से जब 12 माइनस करेंगे तो 138 आ जाएगा, और 120 में जब आप 124 माइनस करेंगे तो ये आपका 96 आ जाएगा, राइट जी। अब फेयर वैल्यू आपकी कितनी बनी, फेयर वैल्यू हमने कैलकुलेट की है इसकी, राइट, कितनी 135। तो यहाँ पे इसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई 135, और डिफरेंस कितना आया 3। ये आपका क्या हुआ, ये आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो गया, ये पीरियड को चार्ज करते हैं, राइट जी। तो अब देखते हैं, हम इसके पीरियड में जाते हैं और हम देखते हैं पीरियड के अंदर हम इसके क्या क्या चीजें चार्ज करनी है हमने। तो अगर मैं यहीं पे हम हाईलाइट करें तो हम कहेंगे जनाब पीरियड में क्या क्या चीज चार्ज होगी। नंबर वन जो है इसकी इसकी जो है वो
ये 12 जो है डेप्रिसिएशन जो है ये अलाउड नहीं है, ठीक है। इसको हम ऐड कर देंगे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को और टैक्स डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो हम पहली चीज क्या करेंगे, 12 ऐड कर देंगे प्रॉफिट में और 24 को माइनस कर देंगे। और उसके बाद एक इफेक्ट क्या आएगा इम्पेयरमेंट का, ठीक है जी। इम्पेयरमेंट जो 3 है इसको क्या करेंगे, हम इसको भी ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि इम्पेयरमेंट जब की होगी तो वो डिफरेंस पीएनएल को चार्ज किया होगा, तो वो हम पीएनएल को जो है ऐड बैक कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 12 और 3 को ऐड कर देंगे और 24 को माइनस कर देंगे पीएनएल से। तो पहले मैं ये कर रहा था उनको। तो ये वर्किंग नंबर हमारी 4 थी, वर्किंग नंबर 4 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा अपने पीएनएल में, ये पीएनएल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर मैं वर्किंग नंबर 4 को लेके जाऊँ, वर्किंग 4 तो यहाँ पे मैं देखता हूँ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑन द सेल। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है आपकी वो आपने 12 इसमें ऐड कर लेना है और टैक्स डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर देनी है, और पेमेंट जो हमने पीएनओ को चार्ज किया था वो आपने रिवर्स करके ऐड बैक कर लेना है। तो ये वर्किंग नंबर 4 से आ गया। अब हम देखते हैं इसका डेफर्ड टैक्सेशन का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, टैक्सेशन का इफेक्ट हो गया। अब हम देखेंगे इसका डेफर्ड टैक्सेशन का इफेक्ट कैसे आएगा। तो डेफर्ड टैक्सेशन का इफेक्ट आप लेंगे इसका, तो आप इसका देखेंगे जनाब ओपनिंग क्या है। ओपनिंग जो है आप देखें, ओपनिंग आपका कितना है 150 और 120, तो कितना हो गया आपका 30 इंटू 32%। तो ये आपका आ जाएगा 9.6। इसी तरह आप जब क्लोजिंग एसिड पे आप जाएंगे, क्लोजिंग एसिड आपका कितना है, क्लोजिंग एसिड आपका है 138 माइनस 96 इंटू 30%। तो ये आपका क्लोजिंग आ जाएगा 11.4 11.7। सॉरी ये यहाँ पर नहीं होगा, क्लोजिंग अब क्या आपने तो बुक से ही शो किया हुआ ना 135, आपने बुक ने क्या शो किया हुआ, बुक वैल्यू आपकी 135 है, टैक्स वैल्यू 196 है, और टैक्स रेट कितना है आपका 30% है। तो ये आपका आ जाएगा 11.7। राइट जी। अब आपने कहा ये आप देखें कि ये डेफर्ड टैक्स एसेट है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, राइट। अब आपने देखो वही पिछला क्वेश्चन है कि आपकी आपकी वैल्यू कितना 150 है और उसकी वैल्यू कितने 120 है, तो आपको अपना वैल्यू कम करना है। आप वैल्यू कम करोगे क्या करोगे, एसेट को आप क्रेडिट करोगे, पीएनएल को डेबिट करोगे, प्रॉफिट कम होगा लेकिन टैक्स वाला कम कर नहीं देगा प्रॉफिट, वो कहेगा एड बैक करो। तो ये आपको फ्यूचर में क्या होगा, आपकी लायबिलिटी बनेगी, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये आपकी लायबिलिटीज है, तो इसको लायबिलिटीज को आप जो है वो ऐड कर लें। वर्किंग नंबर 4 से आप डेफर्ड टैक्सेशन में जाएं, जहाँ के जी वर्किंग 4 आपने ओपनिंग जितना कितना आपका आ रहा था, आपका ओपनिंग आ रहा था 9.6 आपकी लाइबिलिटी है, और क्लोजिंग आपकी कितनी आ रही थी 11.7। ओसीआई में कुछ नहीं था, तो बैलेंस आपका 2.10 आपका पीएनएल में चला गया। ठीक हो गया जी। तो ये आपका पॉइंट नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 में देखते हैं क्या कह रहा है ये। पॉइंट नंबर 5 कहता है ऑन जुलाई 2000 में क्या हुआ, जुलाई मतलब 6 महीने बाद क्या हुआ। टी एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑफ 100 में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेके आ गया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड कौन सा है, IAS 41। क्या कहता है जनाब, द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और 31 दिसंबर 2020 2021 जो है 115,000 और 150,000। तो कहता है ओपनिंग जो 31 दिसंबर की फेयर वैल्यू थी वो आपको दी हुई है। TL फॉलो द फेयर वैल्यू मॉडल, ने फेयर वैल्यू मॉडल ही फॉलो करता है वो, और फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करता है, जब डिफरेंस आता है तो वो पेंडो को चार्ज करता है बाजार में लिखेगा, राइट। ये रिवेल्यूशन नहीं है, रिवेल्यूशन में ओसीए में जाता है, लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल में क्या होता है, जो डिफरेंस आता है जब भी आप इसको रिवैल्यू करेंगे डिफरेंस आएगा, डिफरेंस पीएनएल में जाता है। अच्छा जी, दैट वाज द लॉ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम फुल ईयर डेप्रिसिएशन विल चार्ज इन द परचेज। वो कहता है 10% डेप्रिसिएशन मिलेगी, ए परचेज में जो है वो फुल ईयर चार्ज करेगा, बेशक आपने 6 महीने बाद दिएगा, लेकिन हम डेप्रिसिएशन को 10% पूरा अलाउ कर देंगे। ठीक है जी। और आप जो लेंगे आप उसको फेयर वैल्यू पे रखेंगे, लेकिन वो कहता है वो फेयर वैल्यू पे नहीं रखेगा, वो उसमें से 10% जो आपको अलाउ करेगा, राइट जी। चलो जी, अब इसकी वैल्यूज निकाल लें आप। इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे आप, कैरिंग वैल्यू कितनी है इसकी, देखिए जी आज की द करेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज एट 100 पे लेके जा रहा है वो,
ऑन 1 जनवरी टीएल एक्वायर्ड नेशनल प्रॉपर्टी 100 पे उसने एक्वायर की है, और उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? फेयर वैल्यू 115 और 125 है उसकी। ठीक है जी, चलो जिसको हम अपने इसमें क्वेश्चन में लगाते हैं। ऑन 1 जनवरी 2019 को क्या हुआ? फर्स्ट जनवरी 2019 को जनाब क्या हुआ? उसने कहा उसकी वैल्यूज है वो 100 है। ठीक है जी, 100 रुपए की लेके आया, 100 रुपए की लेके आया, टैक्स बेस पे कभी 100 लिस्ट। टैक्स ऑर्डर ने क्या किया? उसने कहा 10% ऑफ डेप्रिसिएशन देंगे, इसे ये डेप्रिसिएशन नहीं लेगा क्योंकि इसने फेयर वैल्यू मॉडल पे रखा हुआ। ठीक है जी, तो 10% डेप्रिसिएशन को मिल जाएगी, तो इसका जो बैलेंस है वो 90 रह जाएगा। राइट जी, लेकिन हमारी वैल्यू कितनी है? हम इसकी फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे, फेयर वैल्यू उसने दी हुई है हमें। उसने कहा जनाब फेयर वैल्यू जो है वो 115 और 125 है, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है? 115 है। ठीक है जी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? 125 है। राइट, यहाँ पे इसको डेप्रिसिएशन मिलेगी 9 2020 की। ठीक है जी, 2019 की डेप्रिसिएशन चार्ज की इसको, और ये 2020 की डेप्रिसिएशन चार्ज की इसको 10%। राइट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9081 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, इसकी वैल्यू जो है डिक्रीज हुई, तो ये इफेक्ट का जाएगा, ये 10 का इफेक्ट ले जाएगा, ये इसकी इंक्रीज हो रही है तो ये प्रॉफिट में ले जाएगा, प्रॉफिट में ऐड कर देगा, क्योंकि वो फेयर वैल्यू पे लेके आएगा, जो डिफरेंस होगा वो पीएनएल में जाएगा। राइट जी, और यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना आया? वो 9 रुपए का आया। अब टैक्स वाला इसका क्या करेगा इफेक्ट? पहले इसका टैक्स का इफेक्ट देख लें। टैक्स का इफेक्ट सिंपल है, वो कहेगा जनाब आपने ये जो आपने ऐड किया हुआ प्रॉफिट में, आपने अपना प्रॉफिट इंक्रीज किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट डेबिट और पे एंड क्रेडिट बाय 10 मिलियन, तो इससे प्रॉफिट को आप कम कर लें, और जो डेप्रिसिएशन हमारा आपको अलाउ कर रहे हैं, इस डेप्रिसिएशन क्या करें? 2020 का प्रॉफिट जो है कम कर लें, तो आप 10 से प्रॉफिट माइनस कर लेंगे, और आप दोनों में जो आपका प्रॉफिट जो है वो कम कर लेंगे, और डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट कम कर लेंगे। तो ये इफेक्ट जो है हम पहले प्रॉफिट में कर रहे थे वर्किंग नंबर 5 से। वर्किंग नंबर 5 तो हमने क्या किया? हमने कहा कि जनाब जो हमने प्रॉफिट में इंक्रीज किया था उसको भी माइनस कर दो, और जो आपको टैक्स डेबिशन मिली है वो टैक्स डेबिशन जो है उसमें माइनस कर, तो आपका पीएनएल का इफेक्ट इसमें हो गया। अब इसका डेफर्ड टैक्सेशन का इफेक्ट देख लेते हैं। डेफर्ड टैक्सेशन कहाँ पड़ेगी? आपकी आपकी ओपनिंग बैलेंस पे और आपकी क्लोजिंग। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन कहाँ पड़ेगी? एक तो यहाँ पड़ेगी, आपके जहाँ क्लोजिंग है वहां पे पड़ेगी डेफिनेशन। आपने कहा आपकी वैल्यू कितनी है? 115 है। ठीक है जी, 2019 में क्या हो रहा है? मैंने कहा बुक में मेरी वैल्यू 115 है, लेकिन टैक्स वाले की वैल्यू कितनी है? और टैक्स रेट कितना था? 32%। तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 8। उसके बाद जनाब आपका 2020 में क्या हुआ? 2020 में आपकी वैल्यू कितनी हुई? 125, और टैक्स वाले की वैल्यू कितनी हुई? 81, और इसका रेट क्या था? 30%। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 13.2। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2020 में क्या है? 13.2 है, और 2019 में क्या है? 8 है। अब ये क्या है? ये डेफर्ड टैक्स एसेट है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है? तो डेफिनेटली आपका टैक्स किस काम है? आपकी वैल्यू ज्यादा है तो पुराने वाला केस ही है, तो ये आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा। ठीक है जी, क्योंकि आपकी अब बार बार कोई पिछले 2 दफा डिस्कस हो चुका है, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम जो है वर्किंग नंबर 5 को जो है अपनी यहाँ पे डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर लेंगे। तो ये वर्किंग नंबर 5 है आपकी। तो ओपनिंग बैलेंस इसका कितना है? ओपनिंग बैलेंस में इसका 8 है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है इसका? क्लोजिंग बैलेंस का 13.2 है। ओसीआई ऐसा कोई नहीं है, तो बाकी जो डिफरेंस है इसका 5.2 जो है इसका, वो चला जाएगा आपका सीधा पीएनएल। ठीक हो गया जी, तो ये एडजस्टमेंट भी आपकी पूरी हो गई। आगे जाते हैं जनाब। आगे वो कहता है नंबर 5 पे क्या करता है? यहाँ वो कह रहा है हमसे ऑन दिसंबर 2020 को जो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ऑन अदर आइटम अमाउंटिंग टू 90 मिलियन, जो ओपनिंग था 35 मिलियन था, तो टेम्परेरी डिफरेंस जो आ रहा है अदर आइटम्स पे जो है उसने आपको निकाल के दे दिया। आप आपसे ज्यादा कैलकुलेशन कराने चल रहे हो, बहुत कम हो गया, पहले आपने बहुत कम करनी है, लेकिन आप आपको वैसे ही बता देते हैं कि जो अदर आइटम्स है
उसमें टेम्परेरी डिफरेंस जो था वो ओपनिंग जो था वो 35 मिलियन था और क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग 9 मिलियन है। ठीक हो गया जी। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग जो है हम सीधा जाके इसका इफेक्ट डालते हैं अपने P&L में। यहाँ देखें जी, तो यह उसने कहा जी आपका जो क्लोजिंग है 35 है और 19 है, राइट जी। तो ये आपका डिफरेंस कितना आ गया, इसको आप प्रॉफिट में ऐड करें। ठीक है जी, ऐसे था, कहता है जी 35 का था आपका, 35 आपका पिछले साल 35 था और इस साल जो है 19 हो गया है। ठीक है जी, तो 19 और 35 को आपने डिफरेंस लिया और उससे आपने क्या किया, आपने प्रॉफिट में इसको ऐड कर, राइट जी। अब आप क्या करेंगे, आप सबको ऐड कर लें, सबको आप ऊपर से नीचे ऐड करें, तो जब इसको आप ऐड करेंगे तो टोटल इनकम जो है वो आपकी आ जाएगी 349। अब 349 का आप ले 30%, तो ये आपका बन जाएगा 104.70। तो ये 104.70 जो है ये आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, 104.7। अब वर्किंग नंबर 6 को क्लोज करते हैं। यहाँ पे जरा देखें, जो हमने भी ये टेम्परेरी डिफरेंसेस लिए हैं ओपनिंग के, तो यहाँ पे इसमें क्या है आप देखें 35 आपका ओपनिंग था, इसमें कितना रेट था 32%, राइट। और 90 जो है आपका क्लोजिंग है, इस पे रेट कितना है 30%। ठीक है जी, तो इसका आंसर जो आपका आता है वो आता है 11.2 और इसका आंसर क्या आएगा आपका, इसका आंसर आएगा 5.70, राइट जी। अब ये जो चीज है 11.2 और 5.70 ये क्या है, ये आपकी आपकी डेफर्ड टैक्स एसेट है या ये आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, आपको ये देखना। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं, फ्यूचर में आपको पे करना पड़ेगा, तो ये आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज है। तो इसको आप क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज और डेफर्ड टैक्स वर्किंग नंबर 1 जो है, यहाँ पे वर्किंग नंबर 1 जो है, यहाँ से आप ओपनिंग आपका कितना है 11.2 और क्लोजिंग कितना है आपका 5.7, इसको आप ऐड बैक करें तो इसका बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा 5.5 माइनस। अब आप इस सारे को P&L को ऐड करें, पूरे को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.9 ब्रैकेट पे। ये 0.9 पॉइंट जो है ये आपको अब यहाँ पे वर्किंग जो ऊपर समरी जो है इसके आप 0.9 यहाँ पे दे देंगे। ठीक है जी, तो ये आपका टैक्स जो करंट टैक्स बनेगा वो आपका बनेगा 103.80। अब इसको आप यहाँ पे लिखेंगे 103.80 और इसको आप डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, तो यहाँ पे आपका जो नेट बैलेंस है 1.20 जो है वो यहाँ पे आता है। तो ये जनाब आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है जी, तो कोशिश की है कि जरा इसको बहुत ज़्यादा सिंपल किया जाए, बहुत ज़्यादा डिटेल में किया जाए। तो आज का लेक्चर जो है यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। तो बाकी जो क्वेश्चन जो है इसके नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। तो इजाज़त दें जनाब, इंशाल्लाह फिर जो है इससे जो है नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।